नमस्ते। मैं डॉक्टर सुभाष पांडर गुजरात विद्यापीठ में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। आज हम आदिवासी और जंगल के बारे में बात करेंगे। ट्राइब शब्द लैटिन भाषा के ट्राइब्स ऊपर से आया है, जिसका अर्थ आदिवासी होता है। आदिवासी शब्द का अर्थ यानी मूल और वासी यानी रहने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आदिवासियों के लिए इंडिजिनियस पीपल, एबोरिजिन पीपल से पहचाना जाता है। वेरियर एल्विन कहते हैं कि भारत के सच्चे स्वदेशी आदिवासी ही हैं। उनकी हाजिरी से सभी व्यक्ति विदेशी हैं। सरदार पटेल कहते हैं कि आदिवासियों बहुत पहले से स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे हैं, और के.आर. नारायण कहते हैं कि आने वाली पीढ़ी हमें कहेगी कि हरियाली धरती पर सदियों से रहने वाले बेगुनाह आदिवासियों को बर्बाद करके भारतीय गणतंत्र का निर्माण किया था। मार्कंडेय काजू कहते हैं कि आदिवासी ही देश के असली नागरिक हैं। दूसरे लोग स्थानांतरित आक्रमणकारियों के संतान हैं, जो आदिवासियों के साथ दुर्व्यवहार करते आ रहे हैं। भूतकाल में उनको राक्षस, असुर कहा था, लेकिन बिन आदिवासियों की तुलना में आदिवासी चरित्रवान हैं। वे कभी भी झूठ नहीं बोलते, किसी को ठगते नहीं। जेम्स फाबस कहते हैं कि कई सालों पहले हाल के हिंदुओं के पूर्वजों को आदिवासियों की संपत्ति छीन ली और पहाड़ी प्रदेश में निकाला। संयुक्त राष्ट्र संघ कहता है कि कोई भी देश में दूसरे लोग आए तभी वहां रहने वाले लोग यानी आदिवासी, ILO आदिवासियों को मूल निवासी कहते हैं। हटन आदिम जाति कहते हैं। आदिवासी संस्कृति अनाद काल पूर्वी संस्कृति है। आदिवासी संस्कृति प्रकृति से लेकर पशु, पंखी, जीव जंतु, निर्जीव वस्तु का सम्मान करने को सिखाया है। आदिवासी कुदरती व्यवहार में मानते हैं। आदिवासी स्त्री पुरुष में समानता देखने को मिलती है। ऊंच नीच के भेदभाव, अस्पृश्यता आदिवासी समुदाय को देखने को मिलता नहीं है। सामूहिक हित को महत्व देते हैं। आदिवासियों में शोषण का नहीं, लेकिन निर्वाहलक्षी सोच है। 1931 की वस्ती गणतरी के अहवाल में 4 लाख लोग आदिम धर्म के पाए जाते हैं। आदिवासियों की व्याख्या देखें तो इंपीरियल गैजेटियर में आदिवासियों के कई कुटुंबों के समुदाय हैं कि जो समान नाम और समान बोली वाले अंतःविवाही समूह हैं, और वे समान प्रदेश के वतनी हैं, ऐसी मान्यता है। जैकब्स और सटन बताते हैं कि आदिवासी ग्राम समुदायों का बना ऐसा संकुल है कि जो समान प्रदेश, भाषा और संस्कृति के हैं, और उनके आर्थिक तरीके से परस्पर ओतप्रोत हुए होते हैं। आदिवासियों की लाक्षणिकताएं के बारे में देखते हैं तो सामूहिक भावना पाई जाती है, समान बोली है, प्रकृति में जीवन है, अंतःलग्न है, आदिम धर्म, समान संस्कृति, स्वशासन की व्यवस्थाएं हैं। और अभी हम फॉरेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो ब्रिटिश शासन के पूर्व के जंगल हैं। ब्रिटिश शासन के पूर्व की बात की जाए तो भारत में आदिवासी ही बसते थे। द्रविड़ों, तुरानी, आर्य, ग्रीक, मुगल, पोर्टुगीज, वलंदा, फ्रेंच, अंग्रेज, शक, हूण आदि ने भारत में प्रवेश किया था। ब्रिटिश शासन पूर्व के जंगलों में के मालिक आदिवासी ही थे। आदिवासियों की परंपरागत रूढ़ियों के द्वारा हमें जाना जाता है कि जंगल में रक्षण करने के लिए प्राथमिक फर्ज वे मानते थे। मुगल काल में
मुगल बाग और शिकार के शौकीन हैं। अकबर वृक्ष के चाहक और पूजक थे और अहिंसा के हिमायती थे। आदिवासी प्रकृति को ही भगवान या देव मानते हैं। जंगल आदिवासियों के उपभोक्ता के लिए सामूहिक मालिकी मानी जाती है। मुड़ा के फल, फूल और वन्य पैदाशों का उपयोग करते थे। आदिवासियों के लिए जंगल ही उनका जीवन है। इसलिए कहा जाता है कि आदिवासी और जंगल अभिन्न हैं। ब्रिटिश शासन के पूर्व के समय में कम जरूरियात होने की वजह से राज्य का भी नियंत्रण नहीं हुआ, लेकिन लश्करी जरूरियात के कारण लकड़ी और हाथी की जरूरत खड़ी हुई, इसलिए जंगलों पर निर्भर हुए थे। जंगल सभी की सहियारी मिलकत होने के कारण समग्र आदिवासी समुदाय ब्रिटिश शासन के बाद यह चित्र बदलने लगा। ब्रिटिश शासन दरमियान के जंगल के बारे में बात करते हैं तो 1878 का भारतीय जंगल कानून पास हुआ था। इस कानून के तहत वृक्ष यानी प्रामवुड, बांस, स्टम्प और नेतर, टिम्बर यानी लकड़ी भी मिल सके, उसमें गिरे हुए वृक्षों की लकड़ी के लिए ले सके, ऐसा बताया जाता है। जंगल पैदाश शब्द की व्याख्या में लकड़ी, कोलसा, वृक्ष का तेल, कुदरती रंग, लाख, छिलके, महुड़े के फूल आदि का समावेश होता है। पहली बार इस कानून के अनुसार जंगलों के प्रकार किए गए हैं। एक आरक्षित जंगल, दूसरा रक्षित जंगल, तीसरा गांव जंगल। आरक्षित जंगल यानी ऐसे गाढ़ जंगल जहां सभी नियंत्रणों को लादा गया हो और मंजूरी के बिना जंगल में प्रवेश नहीं किया जाता है। रक्षित जंगल यानी ऐसे जंगल जहां नियंत्रण न हो तब तक सभी छूट हो। जंगल के गांवों में रहने वाले बसाहतियों को परवाना दिया जाता है। परवाना लेने के लिए फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर की नियुक्ति की जाती है। वे खुद या चुने ऑफिसरों की जमीन पर सर्वे करने, सरहदें तय करना, नक्शा बनाना या बाहर की प्रजा को अंदर आने से रोकने के लिए भेजा जाता था। उपरांत उनको जंगल पैदाश इकट्ठी करने या न करने की सत्ता दी गई थी। 1855 के भारतीय कृषि ऊपर के डॉक्टर वॉलकर समिति के रिपोर्ट में बताया गया है कि भारतीय कृषि उत्पादन कम होने लगा है क्योंकि किसान गोबर का उपयोग खेत में नहीं लेकिन ईंधन के में ज़्यादा करते हैं। इन्होंने जंगल विभाग को सूचन किया कि केवल टिम्बर के ऊपर ध्यान केंद्रित न करते अच्छे ईंधन के लकड़े पैदा करने और ग्रामीण लोगों के घास का प्लान डालने के ऊपर भी ध्यान केंद्रित किया जाए। - 1928 के रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर ईंधन, घास, छोटे टिम्बर के उत्पादन करने के लिए खेती में क्या बदलाव हो सके उसके बारे में सूचन किया गया कि इसकी वजह से सामाजिक वनीकरण में बदलाव आया। रॉयल कमीशन के सूचन के बारे में देखें। रॉयल कमीशन के सूचन के बारे में हम देखें तो जंगल विभाग
ने जंगल की ज़मीन चरान की ज़मीन के तौर पर दी जानी चाहिए। गांव का जंगल पंचायत की सत्ता के नीचे उनका वहीवट करने के लिए सौंपना चाहिए। गांव के जंगल का और अच्छा उपयोग करने की जागृति कार्यक्रम करने चाहिए। जंगल पंचायत और सरकारी मंडली गांव की जमीन का वहीवट करने के लिए या वृक्ष उगाने के लिए काम करती हो तो उनके अलावा देश के अन्य भागों में भी केनालें बनाकर खराब जमीन का उपयोग करना चाहिए। ब्रिटिश शासन के बाद के जंगल के बारे में बात करते हैं। राष्ट्रीय जंगल नीति 1952 की जंगल नीति के बारे में कई बात बताई हैं। जमीन में सबसे ज़्यादा पाक ले सके उस तरह जमीनें तैयार करना और उसका समतोल तथा महत्तम उपयोग हो ऐसी व्यवस्था करना। चेकिंग की ज़रूरत, पहाड़ी विस्तार के ऊपर आने वाले पानी का स्रोत का आसपास के विस्तार और नदी होकर बहकर पहाड़ के नीचे आया हुआ बेजिन विस्तार, बहकर पानी के आसपास घसते हुए वृक्ष उखड़ न जाए उसकी जांच करना, जिससे बेकार खराबे की ज़मीन पैदा न हो। दरिया की ज़मीन बढ़े नहीं और रेती ज़्यादा ज़मीन में न फैले उसकी जांच करना। वृक्षों की जगह खड़ी करनी और लोगों की सामान्य ज़रूरत की आपूर्ति करने के लिए वृक्ष लगाना। घास का आपूर्ति सतत मिलती रहे। खेती के लिए या घर के लिए छोटी लकड़ियां मिलती रहे। टिम्बर की आपूर्ति निरंतर होती रहे और संरक्षण, संदेशाव्यवहार तथा उपयोग के लिए अन्य उत्पादन मिलते रहे, ऐसा प्रयत्न करना। यह सूचना देकर 4 प्रकार के जंगलों का सूचन किया था। प्रोटेक्शन फॉरेस्ट, देश के सानुकूल वातावरण में टिकाए रखने के लिए गाढ़ जंगलों को पैदा करना हो या देखभाल करनी हो। नेशनल फॉरेस्ट, देश के संरक्षण, संदेशाव्यवहार और उपयोगी ज़रूरत को पूरा करने के लिए इस जंगलों की देखभाल करना और सामान्य महत्व के लिए जंगलों को खड़ा करना। विलेज फॉरेस्ट, ऐसे जंगल गांवों में आए हुए हो या जिस ईंधन की लकड़ी, खाद, गोबर और लकड़ियां पैदा करने के लिए खड़े करना और पशुओं के चरान के लिए घास को उगाना। ट्री लैंडर्स, यानी ऐसे विस्तार जहां देश की वातावरणीय समतुला संभालने के सपाट मैदानों में वृक्षों का वावेतर करके खड़े किए हो। इस नीति में भी जंगल में रहने वाले या आदिवासियों की ज़रूरतों को सबसे कम महत्व दिया गया है। नेशनल कमीशन और एग्रीकल्चर 1976 के बारे में बताए तो देश के आर्थिक विकास के लिए और लोगों के कल्याण के लिए जंगल के स्रोत का व्यवस्थित उपयोग करना, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जंगल पैदाश मिल सके और सेवा की जाए। पहाड़ी विस्तारों में और जंगल स्रोत के विस्तारों में घसारा न हो उसके बारे में सोचना और डैम और रिजर्व वाटर को नुकसान न हो ऐसा आयोजन करना। वृक्षहीन नदी किनारों के ऊपर घसारा और दरिया किनारा की जगह में रेती छाकर क्षारीकरण बढ़ न जाए
इसका ध्यान रखना। औद्योगिक कच्चा माल, टिम्बर और संरक्षण, संदेशा व्यवहार और अन्य घरेलू जरूरियातों के टिम्बर के उत्पादन बढ़ाने के बारे में आयोजन करना। जंगल विस्तार में पशुधन के लिए घास और चरान की जगह देना। जंगल को यह जगह हानिकर्ता होनी चाहिए नहीं। ग्रामीण प्रजा के लिए छोटा टिम्बर और बर्तन के लकड़े पूरे करना। जंगल के स्रोत को नुकसान पहुंचाए बिना आनंददायक और प्रवासियों को आकर्षित कर सके ऐसे मौके खड़े करना और वन्य प्राणी के संरक्षण के लिए व्यवस्था करना। जमीन वावेतर के बारे में बताएं। वन्य प्राणी के बीच एक सुंदर समन्वय बना रहे, इसके लिए जंगल के अलग अलग ब्लॉक पाड़ना और जंगल को व्यवस्थित करने के लिए सोचने की बात है। जंगल संरक्षण बिल 1980। जंगल यानी कोई भी जमीन जिसके ऊपर वृक्ष पौधे हो और राज्य सरकार को जो जमीन चुने उसको जंगल की जमीन से पहचाना जाए। इसी तरह वन्य पैदाश यानी वृक्ष पौधे, फूल फल और वृक्ष के भागों, सभी प्रकार के घास, बाग, शैवाल और पौधे की कोई भी जात का समावेश होता है। इस बिल में जंगल के 3 विभाग किए गए हैं: आरक्षित जंगल और जंगल गांव। आरक्षित जंगल यानी प्रतिबंधित विस्तार, जिसमें स्थानिक रहवासी या आदिवासियों को भी प्रवेश मिलता नहीं। प्रतिबंधित विस्तार में पशुधन चराने के लिए नहीं लेकर जाना, पौधों की डालियों का दवाई से उपयोग न करना, घर बनाने के लिए फाइबर या लकड़ा नहीं लेना, पड़िया पताड़ा बनाने के लिए पौधे नहीं लेना, बियारण, मध, मत्स्य या शिकार नहीं करना आदि का प्रतिबंध कार्यों में समावेश होता है। ऐसा होने पर गुनाह बनेगा और दंड या सजा के पात्र होने या जेल भी हो सके। सामाजिक कार्यकरों के इस बिल में बताया है कि इंडियन पिनल कोड में ऐसे गुनाह के लिए महत्तम दंड रखा गया है। जब भी फॉरेस्ट बिल ने लघुत्तम सजा रखी थी, कलम 36 के तहत इस बिल की वजह से राज्य सरकारों ने शिकार, मछली मारना आदि कार्यों को नियमित रूप से प्रतिबंधित कायदे के तहत रखा। कलम 118 के बारे में बात करें और 119 के तहत फॉरेस्ट ऑफिसरों ने गुनाह करने वालों के पकड़ने और मिलकत जब्त करने की कायदेकीय सत्ता दी थी। इस बिल के तहत नुकसान की भरपाई की भी मांग सके ऐसी सत्ता दी गई थी। इस बिल में मनुष्य की ओर से वन के संरक्षण पूरा करने पर भार दिया गया है। इस बिल में जंगल में बसने वाले लाखों आदिवासियों को जंगल के साथ संबंध नकारा गया है। राष्ट्रीय जंगल नीति 1988 के अन्य निवेदन ठहराव कायदे से अलग हैं। इस नीति में आदिवासियों की तरफ से कुछ हद तक अभिगम दिखाया गया है। इस नीति में आदिवासियों के हक और कंसेशनों की बात की है, लेकिन साथ ही साथ इस नीति में जंगल के महत्तम उपयोग और वन पैदाश में संशोधन के बाद विस्तार के विकास की बात बताई गई है। इस नीति में आदिवासी के लिए ईंधन के लिए लकड़ा, घास, अन्य वन पैदाश और घर बांधने के लिए टिम्बर की जरूरत की कई हद तक
एहसास किया है। 1988 की बात करें तो राष्ट्रीय वन नीति की मंजूरी के बाद लोग भागीदारी से वन संरक्षण की आरंभ पश्चिम बंगाल और गुजरात में हुई थी। गुजरात के सूरत जिला के मांडवी तहसील के बलेठी गांव और अरवली जिले के भिलोड़ा तहसील से अभापुर गांव में हुई थी। अनुसूचित विस्तार शेड्यूल एरिया 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अनुसार अनुसूचित विस्तार में अनुसूची 5 और अनुसूची 6 लागू हुई है। आदिवासी स्वशासन की जगह पंचायती राज की व्यवस्था लागू की गई। दिलीप सिंह भूरिया की ओर से पैसा एक्ट 1996 में बनाया है, जिसमें अनुसूचित विस्तार में प्रवर्ती स्थिति रीति रिवाज और ऐसे विस्तार के वहीवट के बारे में बंधारण में होने वाली जोगवाई के ध्यान में लेकर कई सिफारिश की हैं, जिसमें वन व्यवस्था और वन पैदाश की जोगवाई के मुख्य मुद्दे दिए गए हैं। स्थानिक शासन की संरचना सहभागी लोकतंत्र की होनी चाहिए। अनुसूचित विस्तार के आदिवासी समुदाय के पास आर्थिक संसाधन होने चाहिए। इस बात की पुष्टि होनी चाहिए कि कुदरती संसाधनों के ऊपर आदिवासी लोगों की पहुंच है। सातत्य विकास के लिए उसका उपयोग करने की उनको अनुकूल सत्ता है। आदिवासी विस्तार में बढ़ रही समस्याओं यानी कि वन के विनाश और पारिस्थितिक अधपतन आदि निवारण के लिए सत्ता वहाँ खड़ी होने वाली संस्थाएं के पास होनी चाहिए। वनों की व्यवस्था ग्राम पंचायत के काम में एक स्वयंसिद्ध मुद्दा है। जमीन, पानी, वन, गौण वन पैदाश आदि में आदिवासियों के हक की रक्षा की बात की है। बंधारण की अनुसूची 5 में बताए गए विस्तार के लिए किए गए डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की जोगवाई के अनुसार अनुसूचित विस्तार में भी जिला पंचायतों को स्थानिक कुदरती संसाधनों के लिए कायदा के तहत सत्ता होनी चाहिए। सहभागी वन व्यवस्था कार्यक्रम के मार्गदर्शक सिद्धांत के बारे में देखें तो सन 1988 की वन नीति को मंजूरी देने के बाद केंद्र सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय के द्वारा वन नीति में दर्शाए गए लोक भागीदारी के वन कार्यक्रम में उतार के लिए मार्गदर्शी सिद्धांतों सन 1990 में तैयार करके देश के सभी राज्यों में दिया गया था। देश में इस सिद्धांतों के आधार पर 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा लोगों को सहभागिता वाली वन व्यवस्था कार्यक्रम का प्रारंभ की नींव इस 1990 का ठराव ही था। इस ठराव में के लगभग 10 ईयर के अमलीकरण के बाद उपरोक्त ठराव में कई सुधार जरूरी थे। इसलिए भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय के द्वारा 21 फरवरी 2000 के रोज सहभागी वन व्यवस्था कार्यक्रम के मार्गदर्शी सिद्धांतों को बाहर निकाला गया। यहाँ इस मार्गदर्शी सिद्धांतों को सार दिया गया है। देश के सहभागी वन व्यवस्था कार्यक्रम के केंद्र सरकार के द्वारा
बार बार राज्य सरकार, स्वैच्छिक संस्थाएं और हित धराने वाले जूथों के साथ उनमें से उत्पन्न होने वाले प्रश्नों को समझने के लिए पुनः मूल्यांकन किया गया। इस कार्यक्रम को ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए राज्य सरकार यहाँ बताई हुई सिफारिशों का अमल करते हैं। सहभागी वन व्यवस्था समिति की कायदाकीय मान्यताएं के बारे में हम देखते हैं। तो हाल में अलग अलग राज्यों में राज्य के परिपत्र के अनुसार अलग अलग नाम से सहभागी वन व्यवस्था समितियों का पंजीकरण किया जाता है। कई राज्यों को बात करके या जब तक ऐसी समिति कोई कायदेकीय सुदृढ़ मान्यता नहीं मिलती, इसलिए हर एक राज्यों में ऐसी सहभागी वन व्यवस्था कार्यक्रम की ग्राम समिति की सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत पंजीकरण करना बहुत ही जरूरी है। इससे उसको कायदेकीय सुदृढ़ता मिलती है। अलग अलग राज्यों में ऐसी समितियों का नामाभिधान अलग अलग होता है। ऐसी समितियां सहभागी वन व्यवस्था समिति के समान नाम से हर एक राज्यों में पहचानी जाए तो अच्छा रहेगा। राज्य सरकार और सहभागी वन व्यवस्था समिति के बीच एक दूसरे के अलग कार्य विस्तार को भूमिका जवाबदारी स्पष्ट करते कराने पर सही करना जरूरी होगा। व्यक्ति ऐसी सहभागी वन व्यवस्था समिति के सभ्य बनने की योग्यता रखते होने चाहिए। सहभागी वन व्यवस्था कार्यक्रम में भागीदारी। सहभागी वन व्यवस्था कार्यक्रम की सामान्य सभा में बहनों की 50% सदस्यता होनी जरूरी है। जब भी सामान्य सभा की मीटिंग हो तब उनमें 50% बहनों की हाजिरी ऐसी मीटिंग चलाने के लिए अनिवार्य लिखी जानी चाहिए। सहभागी वन व्यवस्था की कार्यवाही समिति, एग्जीक्यूटिव कमेटी, व्यवस्थापन समिति की 33% सदस्यता महिलाओं की भर्ती होनी चाहिए। ऐसी कार्यवाही समिति की मीटिंग में 1/3 या कम से कम एक प्रतिनिधि जो ज़्यादा हो, इस तरह की हाजिरी को मीटिंग चलाने के लिए मान्य कोरम से जाननी चाहिए। मंडली के होद्देदार जैसे कि प्रमुख, उप प्रमुख, मंत्री पैकी एक पद कार्यवाहक समिति के सदस्य महिला को देना चाहिए। सहभागी वन व्यवस्था कार्यक्रम का गाढ़ वन विस्तार में फैलाव, आयोजन, साझा व्यवस्थापन, गांव से वन विस्तार का अंतर और लोगों का वन पर आधारित सहभागी वन व्यवस्था कार्यक्रम को चलाने के लिए प्रेरक बल है। इसलिए सहभागी वन व्यवस्था कार्यक्रम में वेरान और गाढ़ वन विस्तार ऐसे दोनों सिवाय या वन्य प्राणियों के लिए रक्षित विस्तार आरक्षण कर लेना चाहिए। वेरान और गाढ़ वन 40% से ज़्यादा घिस वन के लिए सूक्ष्म आयोजन और करार खत अलग अलग प्रकार के होने चाहिए। गाढ़ वन विस्तार में सहभागी वन व्यवस्था कार्यक्रम को बिन इमारती वन उपज के व्यवस्थापन पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करना चाहिए और वर्किंग प्लान के सिल्वीकल्चर की दृष्टि से की गई सिफारिशों में कोई भी बदलाव करने की परवानगी देनी चाहिए नहीं, लेकिन बिन इमारती वन उपज के पुनर्स्थापन, विकास और उपज के टिकाऊ तरीके एकत्रीकरण के बिना मूल्य या राहत दर से वीरान जमीन पर सहभागी वन व्यवस्था कार्यक्रम के तहत प्राप्त करने की छूट दे जा सके। गाढ़ वन विस्तारों के लिए
लाभों की वहंचनी भी अलग तरीके से विस्तारों के लिए लाभों की वहंचनी अलग तरीके से होगी। जो सहभागी वन व्यवस्था समिति के लिए अच्छे वनों का संतोषकारक तरीके से कम 10 ईयर तक रक्षण करेंगे तो उसको इमारती लकड़ी में भी भाग मिलेगा और ऐसे लाभ का प्रमाण ज़्यादा से ज़्यादा आखिरी उपज के 20% की मर्यादा रखी जाएगी। वृक्षों की कटाई और इमारती लकड़ी की छंटाई वर्किंग प्लान की जोगवाई के अनुसार करनी होगी। अंतिम आय के कुछ प्रतिशत रकम सिल्वीकल्चर और वन व्यवस्थापन में पुनः रोकाण किया जाएगा। वन विस्तार की छंटाई गांव के घर की संख्या पर निर्धारित रहेगी, लेकिन उसकी महत्तम मर्यादा 100 हेक्टेयर तक रहेगी। वीरान जमीन के किस्से में सहभागी वन व्यवस्था कार्यक्रम प्रायोगिक तौर पर तबक्कावार अमल में लाया जाएगा। इस प्रयोगात्मक विस्तारों में बार बार सघन मूल्यांकन शुरुआत के सालों में होंगे और उनके प्रभाव की जानकारी और सफलता का आधार इस कार्यक्रम का केंद्र सरकार के साथ विचार विमर्श करके ज़्यादा विस्तार में फैलाया जाएगा। गाढ़ वन की छंटाई पहले, जो कि स्थानिक विस्तार के सभी वीरान वन विस्तार को भी साथ में शामिल किया जाएगा। सहभागी वन व्यवस्था विस्तार का आयोजन के बारे में देखें तो किसमें एक नए वर्किंग प्लान बनेंगे जिसमें सहभागी वन व्यवस्था वर्तुल के द्वारा एक दूसरे ओवरलैपिंग विस्तार के लिए सूक्ष्म आयोजन की जोगवाई शामिल की जाएगी। इसलिए स्थानिक परिस्थितियों और ज़रूरियातों के आधार पर सूक्ष्म आयोजन किया जाए। ऐसी छूटछाट मार्गदर्शक सिद्धांत बाहर लाने चाहे, इसलिए वर्किंग प्लान ऑफिसर, नायब वन संरक्षक श्री और वन संरक्षक श्री के साथ विचार विमर्श करके सहभागी वन व्यवस्था कार्यक्रम वाले ओवरलैपिंग वर्तुल विस्तार के लिए सिफारिश करेंगे। सूक्ष्म आयोजन वन अधिकारी और वन रक्षक समिति के साथ सहभागी ग्रामीण चकासनी करके, जिसमें स्थानिक जरूरियातों और मांग के साथ साथ टिकाऊ विकास के सिद्धांतों को ध्यान में रखकर तैयार किए जाएंगे। वह स्थान ज्ञान और स्थानिक चर्चाओं को मजबूत करेंगे। वह बिन इमारती वन उपज एकत्र कर रहे लोगों को ज़्यादा लाभ मिल सके, उसके लिए संलग्न बाजार को जोड़ने के अलावा स्थानिक उद्योग और बाजार को संलग्न करना चाहें। इस सब में पर्यावरण की देखभाल, वन उत्पादन शक्ति और उसमें से मिलने वाली उपज प्राप्त करने की मर्यादा और कीमती जैविक वैविध्यता के संरक्षण को भी ध्यान में लेना चाहिए। जिस विस्तार के लिए वर्किंग प्लान हाल में अमल में हैं, भविष्य में वे फिर से तैयार न किए जाए, तब तक ऐसे विस्तार के खास अलहदा हुक्म अग्र मुख्य वन संरक्षक श्री के द्वारा देना चाहिए। जिससे सूक्ष्म आयोजन का अमल शक्य बन सके। ऐसे सूक्ष्म आयोजन में विविध पैदाशों और ज़्यादा बिन इमारती वन पैदाशों पर खास ध्यान देता अभिगम स्वीकारना जरूरी है। सिल्वीकल्चर के पाया के सिद्धांतों को बदले बिना जरूरी लगे वहाँ प्लान में बदलाव की मंजूरी दी जा सके। नायब वन संरक्षक श्री और वन संरक्षक श्री के ऐसे सूक्ष्म आयोजन और वर्किंग प्लान के बीच जरूरी बदलाव के लिए सिफारिश करने से उसको योग्य समावेश किया जाएगा।
ऐसे सूक्ष्म आयोजन में सार्वजनिक जमीन और सरकार की अन्य जमीन भी वन के नोटिफाइड विस्तार के बाहर की, जिसमें उत्तर पूर्व की जिला काउंसिल की जमीन का भी समावेश होता है। ऐसी जमीन पर नए रोपण के लिए और जहां रोपण किया गया है वहां के लिए योग्य सलाह उपाय के बारे में सूचन देने चाहिए। संरचनात्मक सवलत इको डेवलपमेंट के साथ संलग्न विकसित एजेंसी के लिए अलग दरखास्त का सूक्ष्म आयोजन में समावेश होना चाहिए। संघर्ष समस्या निवारण के बारे में बात करते हैं। सहभागी वन व्यवस्था कार्यक्रम में समिति की कार्यवाही के दौरान खड़े हो रहे संघर्ष समस्या के लिए अलग अलग जूथों को एकरूपता रखनी जरूरी है। इसके लिए राज्य सरकार डिविजनल कक्षा पर या राज्य कक्षा पर प्रतिनिधियों के फोरम या राज्य कक्षा के कार्यकारी फोरम की स्थापना कर सकती है। इसे फोरम में हर एक लाभार्थी समूह का और स्वैच्छिक संस्था का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इसके लिए आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा तैयार किए गए मॉडल की सिफारिश के बारे में विचार विमर्श करना चाहिए। स्वप्रेरित जूथों को मान्यता। ओडिशा, बिहार, गुजरात, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्यों में कुछ समूह वन संरक्षण और उसके पुनः स्थापन की कामगिरी कर रहे हैं। ऐसे समूहों को पहचानना, मान्यता देना और योग्य दस्तावेजों और तपास करने के बाद सहभागी वन व्यवस्था समिति के रूप में पंजीकृत करना, उसकी स्थापना वन रक्षण और पुनः स्थापन के लिए अदा की जाने वाली फर्जों को योग्य मूल्यांकन और उसके योग्य प्रमाण में सहभागी वन व्यवस्था कार्यक्रम के लाभ मिले, उसके बारे में जोर देना जरूरी है। वन संपत्ति का पुनः स्थापन में योगदान के बारे में देखें तो सहभागी वन व्यवस्था टिकाऊ कार्यक्रमों के लिए आखिरी कटाई में से उपज वाली कुछ आवक के वन विकास में कुछ प्रतिशत प्रमाण पुनः रोकाण हो, ऐसी संरचना खड़ी करना बहुत ही जरूरी है। इसके लिए 25% से कम नहीं ऐसे प्रमाण का योगदान ग्राम समिति को ग्राम विकास फंड के तौर पर जमा करवाना चाहिए। उसके अनुसार फंड की जुगवाई वन विभाग का इसे आखिरी माल की बिकाऊ में से प्राप्त करना चाहिए। अलग अलग हित रखने वाले समूहों के बीच आवक को गणना और वहेंचनी की पारदर्शक व्यवस्था करना चाहिए। मूल्यांकन और अवलोकन के बारे में देखें। इस कार्यक्रम की प्रगति और विकास की विभागीय और राज्य कक्षा का संपूर्ण मूल्यांकन हो, वह अनिवार्य है। अलग अलग समय अवधि जैसे कि 3 या 5 साल के दरमियान में अनुक्रम विभागीय और राज्य कक्षा में कार्यक्रम का मूल्यांकन करते रहना बहुत ही अनिवार्य है। इसके सजेशन के बारे में देखें। सहभागी वन व्यवस्था कार्यक्रम के संदर्भ में सहभागी वन व्यवस्था कार्यक्रम में ज़्यादा नाणा देना चाहिए। गांव के लोग वन विभाग और स्वैच्छिक संस्था के बीच संकलन का अभाव है जो मिटाना चाहिए। सहभागी वन व्यवस्था विकास के लिए तालीम देना चाहिए। सहभागी वन व्यवस्था जागृति, दस्तावेज मेंटेन करना, वन संरक्षण करना, बच्चों को सहभागी वन व्यवस्था की उपयोगिता के बारे में समझ देना चाहिए। गांव के लोगों को वन विभाग के कर्मचारियों और स्वैच्छिक संस्था के कार्यकरों को तालीम देना चाहिए।
वन विभाग से बने सहभागी वन व्यवस्था को तालीम की अधिक ज़रूरत है। सहभागी वन व्यवस्था कार्यक्रम में सबसे अधिक महिला को जोड़ना चाहिए। महिला बचत मंडल, सखी मंडल का सहयोग लेना चाहिए। सहभागी वन व्यवस्था की सक्सेस स्टोरी को मान सम्मान देना चाहिए। शैक्षिक संस्था के सहभागी वन व्यवस्था बनाए हैं ऐसे गांव में गांव के लोग और वन विभाग के बीच अधिक संघर्ष होता है। कई बार शैक्षिक संस्था के कार्यकर्ता गांव के लोगों को वन विभाग के सामने उश्केरणी करते हैं, जिससे संघर्ष होता है। पड़ोस के गांव के साथ वन विस्तार के हद के बारे में भी संघर्ष होता है, संघर्ष या समस्याएं होती हैं। गांव के बुजुर्ग में मतभेद होता है। भाजपा कांग्रेस का मतभेद देखने को मिलता है। युवा मंडल, भजन मंडल, दूध मंडल, स्कूल के शिक्षक, सरपंच का सहयोग लेना चाहिए। ग्रास और फ्यूल का वितरण समान होना चाहिए। रजिस्टर निभाना चाहिए। ज़रूरतमंद को लाभ मिलना चाहिए। छोटे छोटे काम के लिए तहसील या डिस्ट्रिक्ट में जाना पड़ता है, इससे समय ज़्यादा लगता है। स्थानिक लेवल पे पावर या सत्ता देना चाहिए। अब हम वन अधिकार कायदा 2006 के बारे में बात करते हैं। संसद में इस कायदे को दिसंबर 2006 में लाया गया। 1 जनवरी 2007 से यह कानून अमली बना है। व्यक्तिगत अधिकार, जंगल जमीन पर, सामुदायिक अधिकार, गांव में रहने वाले सभी का गौण वन पैदाश पर, और जंगल उछेर और संरक्षण का अधिकार। जंगल जमीन व्यक्तिगत अधिकार के बात करें तो जंगल विस्तार में रहने वाले और खेती करने वाले या जंगल पर आधारित सभी आदिवासी कुटुंबों और 3 पीढ़ी से जंगल में बसते हो ऐसे बिन आदिवासी कुटुंबों को यह अधिकार मिलेगा। यह कायदा सभी प्रकार की जंगल जमीनों पर अधिकार देता है, यानी कि अनामत जंगल और सेक्शन 4 की जमीनों पर और अभ्यारण्य में भी अधिकार देता है। जंगल जमीन और खेत 2005 तक जंगल जमीन खेत 10 एकड़ की मर्यादा में, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 10 एकड़ नाम पर किया जाएगा। यह जमीन पति पत्नी दोनों के नाम की जाएगी। इस जमीन की वारसाई हो सकेगी किंतु बेच नहीं सकेंगे। विवादित दावा के तहत जमीनों या सरकार को लीज पर दी गई जमीन भी नाम पर की जाएगी। वन वसाहत के गांवों, फॉरेस्ट विलेज के अभ्यारण्य में रहने वाले लोगों की खेती की और रहने की जमीन नाम पर की जाएगी। वन वसाहती गांवों को महसूली गांवों में तब्दील किया जाएगा। 13 दिसंबर 2005 से पहले कोई भी जंगल जमीन का भोगवटा जो कि गैरकायदेसर तरीके से छुड़वाया जाए तो उसको स्थल पर या अन्य जमीन पर पुनः वसवाट का अधिकार रहेगा। जब तक इस कानून के तहत मूल्यांकन और मान्यता अमल की कार्यवाही पूरी नहीं होती, तब तक कोई भी जमीन खाली करवा सकेंगे नहीं। सामुदायिक वन अधिकार, गौण वन पैदाश के ऊपर मालिकी हक मिलेगा।
गौण पैदाश यानी कि इमारती लकड़ी के अलावा जंगल में उगने वाली सभी वनस्पति, वृक्ष, मूल, लील, श्वेत और श्याम मूसली, सभी वृक्ष के बीज, महुड़ा, वांस, मध आदि के ऊपर पूरा मालिकी हक मिलेगा। इस गौण पैदाश को इकट्ठा करना, बेचना और उसके वस्तुएं बनाकर बेचने का अधिकार मिलेगा। जंगल विस्तार में केवल सिर पर रखकर साइकिल पर या हाथ लारी में उसका वहन किया जाए, लेकिन जंगल के बाहर लाकर उसके ऊपर कानून में कोई प्रावधान नहीं। उसके अलावा नदी या तालाब में से मछली और अन्य पैदाशों का भुगौटा भी कायदेसर बनेगा। यह अधिकार व्यक्तिगत भी हैं और सामूहिक भी हैं, क्योंकि जंगल में रहने वाला कोई भी व्यक्ति या कुटुंब इस गौण पैदाश को इकट्ठा कर सकेगा, इस्तेमाल करेगा, इसमें से वस्तुएं बना सकेगा और बाजार में बेच भी सकेगा। इस तरीके से नदी या तालाब की मछली या अन्य पैदाशों का भुगौटा भी कर सके, लेकिन इस सभी पैदाशों को कोई ऐसे वैसे काट न डाले या ख़त्म न कर डाले। उसकी जिम्मेदारी इस समुदाय की है, यानी कि ग्राम सभा की रहेगी। यानी कि बांस का उदाहरण ले तो यहाँ बांस काटना, कब काटना, पुनिंग कब करना, पूरे झुंड में से कितने काटने और कम से कम कितने बाकी रखना, और हर एक व्यक्ति या कुटुंब के भाग में कितने बांस आएंगे, वह ग्राम सभा में सभी को इकट्ठे होकर नक्की करना पड़ता है। सामुदायिक वन संसाधन के बारे में हम बताएं। दूसरा, जरूरत का अधिकार सामुदायिक वन संसाधन के ऊपर है। यह कानून हमें, यानी कि ग्राम सभा को, व्यक्तिगत भूगोटे के तहत जमीनी सिवाय के जंगलों में संभालना, बढ़ोतरी करना या टिकाऊ उपयोग के लिए हैं। जब उसका अमल होगा तब, यानी लोगों, स्थानिक लोगों के हाथ में आ सकेगा। जो हम सामुदायिक जंगलों को अच्छी तरह से संभालेंगे तो आज जो जंगल खराब हालत में हैं उसकी स्थिति सुधरेगी। हेक्टर दीठ 75 से कम वृक्ष हो ऐसी 1 हेक्टर की मर्यादा जंगल जमीन को साला, रास्ता, चेक डैम, आंगनवाड़ी, लाइट के खंभे, रास्ता, अनाज की दुकान, छोटी सिंचाई योजना आदि ग्राम विकास के कामों के लिए केंद्र द्वारा तत्काल मंजूरी दी जाएगी। इस काम के लिए ग्राम सभा की मंजूरी जरूरी रहेगा। इस संदर्भ में संदर्भ ग्रंथ है, उसके बारे में हम देखते हैं। तो गामित महेश और पटेल जैसी सर, उनकी बुक है ट्राइबल डेवलपमेंट, जयपुर विस्टा पब्लिशर। वैद्य नरेश कुमार की बुक है जनजातीय विकास, रावत पब्लिकेशन। सत्यकाम जोशी जी का है आदिवासियों, जंगल नीति एवं अनुसूचित बिल 2006। मीनाक्षी ठाकर, आदिवासी विकास एवं वन, डेविड हार्डीमैन, जंगल विस्तार में सत्ता के संबंध, पंड्या गौरीशंकर, आदिजाति के समाज मानव शास्त्रीय अभ्यास, और पांडर सुभाष, सहभागी वन व्यवस्था के आदिवासी समुदाय पर प्रभाव
ये संदर्भ साहित्य हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्त।